गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस, ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। आपके लिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मर्दा। मर्दा बहुत ही एक शानदार टॉपिक है आपकी जो जेट की एग्ज़ाम है उसके लिए। इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, मतलब जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या हो सकता है कि इस बार इसमें क्वेश्चन नहीं आया हो, अगली बार आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को जो सिलेबस में डाली हुई है वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, क्लियर है। और हम वही चीज़ आपको बताएंगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे आगे भी, ठीक है। यदि हम यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम जो आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो है आपकी 11 जून है। तो 11 जून है तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो तो है, सॉरी, फॉर्म की जो फिलिंग डेट है वो है आपकी 11 जून। अब जो भी अभी तक सो रहे थे या जिनको पता नहीं था वो अपना फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। अभी भी मौका है आपके पास 11 जून, और इसके बाद में डेट बढ़ने वाली नहीं है। और जो एग्ज़ाम होगी वो इसके 11 जून से लगा लेना आप, 45 डेज का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कितने दिन का? 45 डेज का समय तो आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है तो आपकी जो डेट है वो पहले भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जुलाई के आसपास या जुलाई का जो 2nd या 3rd वीक है उसमें आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अब आपका 10th और 12th वाला मैटर तो हो गया पूरा। उसमें जो मार्किंग सिस्टम होगा वो आप जब गाइडलाइन आएगी उसके आधार पर हम आपको अपडेट कर देंगे कि किस प्रकार से। वैसे तो जो मार्किंग का सिस्टम होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी जो स्कूल में जैसे टेस्ट लगे हों या फिर आपकी एग्ज़ाम लगी हो या फिर किस बेस पर आप 10th में कितनी परसेंटेज है उस आधार पर आपको मार्किंग सिस्टम दिया जाएगा यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। तो मार्किंग सिस्टम का आप छोड़ दीजिए कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी है कितनी नहीं बनी है, उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। आपको बस केवल आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है जेट के ऊपर। और जेट आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगी फॉर्म फिलिंग डेट है वो 11 जून है। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर अपने फॉर्म फिल कीजिए। फीस का है, ओबीसी की 2800 है और SC ST की और इनकी जो छूट वाली है उनका जो फीस है वो है 1400 रुपये, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद में आप रजिस्टर कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। वैसे तो 45 डेज मिलने वाला है आपको, लेकिन फिर भी हो सकता है कोरोना काल चल रहा है तो इसमें जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं बार बार रिपीट किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो उसी आधार पर आपकी जल्दी भी हो सकती है एग्ज़ाम, बार बार डेट बढ़ाई जा रही है। अब मर्दा के बारे में आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते? मर्दा हमारी कृषि जो विज्ञान है उसका मूलभूत आधार है। कृषि विज्ञान क्या है? कृषि विज्ञान का क्या है? मूलभूत आधार है। मर्दा जो है वो क्या है, किस शब्द से बनी है, किस प्रकार से? तो यहाँ पर मर्दा जो शब्द है या फिर आप कह सकते हो कि जो सोइल शब्द है, कौन सा शब्द है? सोइल शब्द है। ये मैंने आपको पहले बताया था शायद। सोइल शब्द सोलम से बना है, सोलम शब्द से बना है। और सोलम का अर्थ होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, सोलम शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर होता है। फ्लोर फर्श होता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, वैसे फ्लोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोयल शब्द सोलम शब्द से बना है और ये आपकी जो सोयल सोलम शब्द है
ये कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर आपको जानने लायक एक ही चीज़ है, यहाँ पर मर्दा जो शब्द है वो इंग्लिश में मर्दा को क्या बोलते हैं? सोइल बोलते हैं। और सोइल जो शब्द बना है वो सोलम शब्द से बना है। सोलम शब्द कौन सी भाषा का है? यहाँ पर फर्श। अब सोनम सोनम तो करने में मत लग जाना, कहीं पर आप सोनम सोनम करने लग जाओ। क्या है? सोलम। क्या है? सोलम शब्द है और जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मर्दा वैज्ञानिक है एक जेनी। मर्दा वैज्ञानिक कौन है? जेनी है। ये जेनी साहब कहते हैं कि क्या मर्दा का जो निर्माण होता है, इन्होंने अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में पता किया कि जो मर्दा की जो सतह का निर्माण होता है या मर्दा का जो निर्माण होता है, मर्दा निर्माण, ये मर्दा वैज्ञानिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से मर्दा वैज्ञानिक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो आप क्या बताओगे? मर्दा वैज्ञानिक कौन है? जेनी है। ठीक है। अब यहाँ पर मर्दा का जो निर्माण होता है, इन्होंने बताया कि 1 सेंटीमीटर जो मर्दा का निर्माण होता है, जैसे आप आज देख रहे हो कि 200 फीट पर पत्थर आ रहा है, 100 फीट पर, 50 फीट पर, 40 फीट के नीचे क्या है? पत्थर है। तो ये जो पत्थर निकल रहा है, यानी कि ये जो मर्दा की सतह है, जैसे हम बात कर रहे हैं ऊपर से मर्दा की सतह है, आप जिसमें फसलें बोते हो, उसके नीचे भी गहराई में भी मर्दा उपस्थित है। तो ये जो मर्दा का निर्माण है, अब यहाँ पर मर्दा का निर्माण कितने वर्षों से हुआ होगा, ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि 800 से 1000 वर्षों में, 800 से 1000 वर्षों में 1 सेंटीमीटर मर्दा का निर्माण होता है। क्या कहा इन्होंने? 1 सेंटीमीटर मर्दा का निर्माण होने में कितना समय लगता है? यहाँ पर कितना समय लगता है? 800 से 1000 वर्षों का समय लगता है। कितने वर्षों का समय लगता है? 800 से 1000 वर्षों का समय लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जेनी है, मर्दा वैज्ञानिक जेनी है, इन्होंने मर्दा निर्माण के बारे में बताया। मर्दा निर्माण के बारे में क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर का जो निर्माण होता है मर्दा का, वो कितने वर्षों में होता है? 800 से 1000 वर्षों में होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें यही है कि यहाँ पर जेनी ने क्या बताया मर्दा निर्माण का, और 1 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि 1000 वर्ष, वहाँ पे ऑप्शन में केवल 1000 वर्ष ही था। यहाँ पर मैंने लिखा है वेरिएशन में कि 800 भी आ सकता है और 900 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है और 1100 भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 800 से 1000 वर्षों में। वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो अपने कॉमन सेंस के आधार पर देना है, अपने IQ के आधार पर देना है, आप कितना उसके बारे में सोच सकते हो उसके आधार पर आपको आंसर देना है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या हमें इसका आंसर देना है, ये ध्यान रखना है आपको स्पेशल तौर पर। ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि मर्दा जो होती है, मर्दा जो होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि 1 हेक्टेयर में मर्दा का भार, 1 हेक्टेयर में मर्दा का भार। ठीक है। तो यहां पर 1 हेक्टेयर में मर्दा का भार कितना होता है रे? ये कमेंट करके बताइए आप जल्दी से। क्या करके बताइए? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है। 1 हेक्टेयर में मर्दा का भार जो होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2.5 × 10 की पावर 6 किलोग्राम। ये क्या होता है? मर्दा का भार होता है। कितने में? 1 हेक्टेयर में मर्दा का भार। अब देखो यहाँ पर आपकी जो मर्दा होगी या जिसे मर्दा कह सकते हैं, तो ये जो ऊपर वाली जो कृषि के योग्य मर्दा होती है उसी का भार है। 1 हेक्टेयर में मर्दा की जो कृषि योग्य मर्दा होती है उसी का भार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं कि मर्दा विज्ञान के जनक, मर्दा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? मर्दा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? मर्दा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं रे भाई लोगों बताओ? मर्दा विज्ञान के जनक, मर्दा विज्ञान के
जनक, डोकुचेव। मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डोकुचेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? डोकुचेव को माना जाता है। देखो मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? डोकुचेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? डोकुचेव को। और यहाँ पर डोकुचेव जो है वो पेडोलॉजी के भी जनक है। पेडोलॉजी, और पेडोलॉजी के जनक कौन है? डोकुचेव है अपने। कौन है? डोकुचेव। भारतीय मृदा विज्ञान के जनक, भारतीय मृदा वैज्ञानिक या मृदा विज्ञान के जनक, ऐसे लिख लो, मृदा विज्ञान के जनक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कौन सा हो गया? डोकुचेव हो गया। और यानी भारतीय स्तर पर क्या हो जाएगा? रामदास जी। कौन हो जाएंगे? रामदास। कौन हो जाएंगे रे? रामदास हो जाएंगे। क्लियर है? कौन है? रामदास है। कौन है? रामदास है। थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही होगी, शायद थोड़ा सा कम कर देते हैं। सही चल रहा है क्या? कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलने दो इसको। अब आगे देखते हैं कि भारतीय मृदा विज्ञान के जनक रामदास है। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है? रामदास है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृदा वैज्ञानिक को माने या मृदा विज्ञान के जनक माने डोकुचेव, और पेडोलॉजी के जो जनक है वो भी कौन है? आपके डोकुचेव है। ठीक है, कौन है? डोकुचेव। अब यहाँ पर यदि रामदास आया है तो भारतीय मौसम विज्ञान के जनक, मौसम विज्ञान के जनक, हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, मौसम विज्ञान में भी मृदा में भी मौसम विज्ञान पढ़ेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे। तो कौन है? आपके रामदास जी है। कौन है? श्रीमान रामदास जी। कौन है रे? रामदास जी। ठीक है, इसके बाद में यदि हम जो भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी की स्थापना, भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी की स्थापना, भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी की स्थापना कब हुई? कब हुई? यहां पर जो मृदा विज्ञान सोसाइटी की स्थापना है वो कब हुई थी? तो यहां पर 1934, कितनी है रे? 1934 में हुई। कब हुई? 1934 में। कब हुई? 1934 में भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, अब इसके बाद में अमेरिकन सस्य विज्ञान सोसाइटी की स्थापना, अमेरिकन, ये दिख रहा है क्या आपको? अमेरिकन, यहां पर ऊपर लिख देते हैं, अमेरिकन सस्य विज्ञान की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना अमेरिकन सस्य विज्ञान सोसाइटी की स्थापना। देखो इसकी स्थापना लिखाने का क्या अर्थ है यहाँ पर कि ये 1908 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1908 में स्थापित हुई थी। और यहाँ पर हम देखें तो ये जो प्रथम सोसाइटी है, ये क्या है? प्रथम सोसाइटी है। ये क्या है? प्रथम सोसाइटी है, इसलिए इसको लिखाना जरूरी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, कोष्टक में लिख लेना कि ये क्या है? प्रथम सोसाइटी है। अमेरिकन सस्य विज्ञान सोसाइटी की स्थापना 1908 में हुई और इसका लिखाने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये क्या है? प्रथम सोसाइटी है। क्या है? प्रथम सोसाइटी है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हो मृदा जांच के जनक। मृदा जांच के जनक कौन है? मृदा जांच के जनक एमएल ट्रोंग। कौन से रे? यहां पर मृदा जांच के जनक एम एल ट्रोंग,
एमएल ट्रोंग क्या है, मर्दा जांच के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मर्दा जांच के जनक कौन माने जाते हैं, एमएल ट्रोंग माने जाते हैं। और कृषि रसायनिकी के जनक, कृषि रसायनी के रसायनिकी रसायनिकी के जनक। देखो मर्दा जांच के जनक एमएल ट्रोंग है, मर्दा जांच के जनक कौन है, एमएल ट्रोंग है, ध्यान रखना। और कृषि रसायनिकी की जो जनक है वो है आपके जेवी लिबेंग। जेवी लिबेंग, यहां पर ध्यान रखना है। मर्दा जांच के जनक कौन है, एमएल ट्रोंग है, और कृषि रसायनिकी के जनक कौन है, जेवी लिबेंग। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना मर्दा जांच। और मर्दा जांच करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे, रसायनों के द्वारा ही करेंगे। तो यहां पर एमएल ट्रोंग क्या है, मर्दा जांच के जनक है, क्योंकि इन्होंने मर्दा की जो जितनी भी जांचें होती है उनके बारे में यहाँ पर बताया था इन्होंने। और यहाँ पर आपकी जो है कृषि रसायनिकी के जनक है वो है जेवी लिबेंग है। भारतीय मर्दा वैज्ञानिक कौन है, रामदास है। कौन है रे, रामदास। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था आपको कि क्या है पेडोलॉजी, क्या है और इडेफोलॉजी क्या है। बताया था नहीं बताया था रे, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि पेडोलॉजी क्या होता है और इडेफोलॉजी क्या होता है। पेडोलॉजी जो शब्द है वो किससे बना है और इडेफोलॉजी शब्द किससे बना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पेडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पेडोलॉजी, जल्दी कमेंट कीजिए, पेडोलॉजी बताइए जल्दी से कौन सी भाषा का शब्द है। यदि आपने हमारे पूरे वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो जितने भी कमेंट आए उसके आधार पर हम आंसर देते हैं। यहाँ पर पेडोलॉजी है वो है लैटिन भाषा, सॉरी पेडोलॉजी है ग्रीक भाषा का शब्द है। पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। पेडोन प्लस लोगस, पेडोन प्लस लोगस, पेडोन प्लस लोगस से बना है। पेडोन का मतलब होता है मर्दा, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, मर्दा की स्टडी करना ही पेडोलॉजी कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, मर्दा की जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, वितरण होता है, वितरण होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी इसका वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण, और इनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, पेडोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, पेडोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है, पेडोलॉजी में किया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर पेडोन का अर्थ होता है मर्दा और लोगस का मतलब स्टडी होता ही है। और इसमें क्या करते हैं, मर्दा की उत्पत्ति, वितरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अब आता है आपका इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी, ठीक है, इडेफोलॉजी है। इसके बारे में आप जल्दी से बताइए कमेंट करके कि किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर किस प्रकार से लिया गया है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपकी इडेफोलॉजी है वो कौन सी भाषा का शब्द रहेगा रे, ग्रीक भाषा का शब्द रहेगा। ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा का रे, ग्रीक भाषा का शब्द रहेगा। और इडेफो प्लस इडेफो, इडेफो
प्लस लॉजी, इडेफोलॉजी और इडेफोलॉजी, और यहाँ पर ये लॉजी शब्द जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर इडेफोस का अर्थ होता है मर्दा, आप कह सकते हो, और लॉजी का मतलब होता है आपका अध्ययन करना ही इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपका जो अध्ययन होगा, मर्दा का अध्ययन तो होगा, लेकिन किसके अंतर्गत होगा कि यहाँ पर जो मर्दा और पौधों और जीवों का जो संबंध होगा, और जीवों का जो संबंध होगा, सूक्ष्म जीव मर्दा में पाए जाते हैं, इनके अंतर्गत जो संबंध का अध्ययन किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, आपका इडेफोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इडेफोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा रे, इडेफोलॉजी कहलाएगा। तो यहाँ पर इडेफोलॉजी किसे कहते हैं, इडेफोलॉजी किसे कहते हैं कि मर्दा का वह अध्ययन जो पौधों, जीवों और मर्दा के बीच में होने वाले जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका इडेफोलॉजी कहलाता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इडेफोन प्लस इडेफोस प्लस लोगस होता है, और मर्दा प्लस लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इडेफोन लॉजी का मतलब हो जाएगा मर्दा का अध्ययन करना, और इसका भी मर्दा का अध्ययन करना। तो यहाँ पर आपके इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों कंप्लीट होते हैं, और एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है रेबिंग, रेबिंग शब्द आता है। तो रेबिंग शब्द आपसे ऐसे आपके पूछा जा सकता है कि रेबिंग क्या है, रेबिंग क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो रेबिंग क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। रेबिंग, अब मान लो आपकी जो फसल है, क्या है, फसल है, रेबिंग किसे कहते हैं, आपकी जो फसल है, फसल को आपने मर्दा की सतह से काट लिया, उसके बाद में आप क्या करते हो कि मर्दा की सतह का ट्रीटमेंट करते हो, इलाज करते हो। अब इलाज किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे मान लो आपके कहीं पर चोट लग जाती है और सूजन आ जाती है, तो आप क्या करते हो कि ठंडे पानी से या गर्म पानी से क्या करते हो, सिकताव करते हो, क्या करते हो, सिकताव करते हो या मालिश करते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि रेबिंग का अर्थ क्या होता है कि मर्दा की सतह के ऊपर उपस्थित जो अवशिष्ट पदार्थ होता है या घास होता है या पत्तियां होती है सूखी, तो उन्हें जलाकर क्या कर देना, नष्ट कर देना, और साथ ही साथ मर्दा का उपचार होना। मतलब गर्म करके हम क्या कर रहे हैं, मर्दा को जलाएंगे, उसकी सतह के ऊपर जलाएंगे कुछ भी पदार्थ, तो क्या हो जाएगा रे, अरे क्या हो जाएगा, आपकी जलेगा तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा, और मर्दा का जो ताप बढ़ाया जाता है या ऊष्मा उपचार किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, आपका रेबिंग कहते हैं। क्या कहते हैं रे, रेबिंग। तो मर्दा की सतह पर उपस्थित अपशिष्ट फसल अवशेष, खरपतवार, ठीक है, आदि को, अपशिष्ट को जलाकर मर्दा का ऊष्मा उपचार करना ही क्या कहलाता है, आपका करना ही क्या कहलाता है, रेबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रेबिंग कहलाता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो है रेबिंग शब्द है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि मर्दा का ऊष्मा उपचार है, ठीक है। और आपके लिए जो क्विज है वो आपके लिए अवेलेबल है टेलीग्राम से, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और क्विज देकर अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आप कहाँ पर हो, कितना आप पढ़ रहे हो, कितना और पढ़ने की आवश्यकता है, कितना आपने आज पढ़ा है और कितने आपको समझ में आया, उसका आंसर आप क्विज के माध्यम से दे सकते हो। और आप तुरंत जब पढ़कर तुरंत टेस्ट देते हो तो आपका मनोबल बढ़ता है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो गए, अगर मैं इसको एक बार और पढ़ लूँगा तो मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस है। तो आप क्विज देते रहिए लगातार। तो आपको क्विज देने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, और हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसी के साथ आप लगातार क्लास लेते रहिए, स्टडी करते रहिए। अब आपके पास टाइम कम है और
टाइम कम है और एग्ज़ाम जल्दी आएगी, लक्ष्य बड़ा है, तो इसे पाने के लिए आपको बहुत ही शॉर्टली और बिल्कुल महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करना है। और जितना पढ़ रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना आप पढ़ोगे एक दिन में, यदि आप उसे बिना देखे यदि आप उसको लिख देते हो तो आपके लिए वही आपका सबसे बेस्ट स्टडी टाइम होगा और बेस्ट पढ़ने का तरीका होगा। यदि आप उसे नहीं लिख पाते हो तो उसे दोबारा से पढ़िए और फिर उसको लिखिए। यदि आप लिख देते हो तो ठीक है, आपका पढ़ा हुआ सब कंप्लीट तैयार हो गया है। और यदि आप नहीं लिख पाते हो तो आप क्या है, अभी तैयार नहीं हुआ है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो आप 2 जने हो या 2 या 3 4 जितने भी हो आपके परिवार में हैं, तो उन्हें आप कॉपी दे दीजिए और उन्हें क्या कर दीजिए, आप रिपीट कर दीजिए। जो भी आपने पढ़ा है लिखा है वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। और इसके आधार पर आपकी तैयारी मजबूत हो सकती है और आपको लगातार क्लासें लेनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम है। क्लासें आप जितनी ज़्यादा लोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और जिसने जेट का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए जल्दी से, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका जो मर्दा है, मर्दा के अंदर मर्दा का संगठन देखते हैं। क्या देखते हैं, मर्दा संगठन। मर्दा संगठन क्या होता है, मर्दा संगठन किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मर्दा का जो संगठन है वो 2 प्रकार से होता है। कि जैसे मर्दा संगठन, यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ इस प्रकार से। मर्दा का संगठन 2 प्रकार से होता है, ठोस और रिक्त। ठोस और रिक्त, या फिर आप इसको एक चीज से और भी बोल सकते हो कि ये ठोस भाग हो गया एक तो, और एक क्या हो जाता है आपका, रंध्र हो जाता है। रिक्त या रंध्र भी कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, रंध्र भी कह सकते हो। तो यहाँ पर ठोस हो गया एक तो, और रिक्त को आप क्या कह सकते हो, रंध्र कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रंध्र कह सकते हो। तो जो ठोस भाग होगा मर्दा का, 50% भाग तो क्या होगा, ठोस होगा, और 50% भाग क्या होगा आपका, रंध्र होगा या रिक्त स्थान होगा। 50% ये हो गया और 50% ये हो गया, 100% मर्दा हो गई। तो मर्दा का संगठन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया, ठोस भाग 50% और रिक्त या रंध्र भाग हो गया कितना, 50%। इसमें भी 2 भाग होते हैं, 2 पार्टीशन होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने समस्या आ रही है कि एक तो होता है कि यहाँ पर जो ठोस भाग होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और दूसरा होता है खनिज पदार्थ। एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, एक होता है खनिज पदार्थ। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। 50% के अंदर यहाँ पर वायु और यहाँ पर क्या होता है, जल होता है। वायु और क्या होता है, जल होता है। देखो यहाँ पर आप ध्यान से समझना मर्दा संगठन को, यहाँ पर क्या क्या होता है, ठोस पदार्थ 50%, रिक्त या रंध्र भाग होता है वो 50% होता है। यहाँ पर ठोस पदार्थ 50%, 50% में कार्बनिक पदार्थ भी होता है और खनिज पदार्थ भी होता है। 50% में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ भी होता है और खनिज पदार्थ भी होता है। तो कार्बनिक पदार्थ कितना होगा और खनिज पदार्थ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि कार्बनिक पदार्थ की बात करें, तो यहाँ पर यदि कार्बनिक पदार्थ 5% पाया जाएगा और जो खनिज पदार्थ होगा वो 45% पाया जाएगा। किस कार्य, 50 कार्य 50 का। यदि यहाँ पर इसको ठोस को 100 मानते हो तो यहाँ पर हो जाएगा ये तो 90% हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है, और ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यदि इस 50 को आप कितना मानते हो, 100 मानते हो, मतलब ये अपने आप में कोई भी चीज होती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपके सामने निकाल दिया 100%, कितना निकाल दिया, 100%। अब मान लो इसके नंबर आ गए 50, मतलब 100% में से 50% नंबर आ गए। कितने आ गए, 50%। अब 50% भी अपने आप में 100 है कि नहीं है,
ये मान सकता हूं, नहीं मान सकता। ये 50% पे अपने आप में क्या है, 100% है। क्या है, 100%। अब इसके भी मान लो दो भाग होंगे, तो मान लो एक आ गया 60% और एक आ गया 40%। अब 50 का 40% निकालना है, 50 का 60%। देखो 50 में से कितने नंबर आए होंगे इसके, जैसे मान लो 50 का 60% बटा 100, तो यहाँ पर 2 0 से 6 5 30 नंबर आए होंगे किसके, 60% वाले के। ये 60% है 50 का, ठीक है। और यहाँ पर ये 50 नंबर 30 नंबर आए होंगे, और 50 का 40, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 1 0 से 5 चौका 20, तो 20 आए होंगे। तो इस प्रकार मैंने 50 को भी क्या मान कर लिया, डबल कर लिया, मतलब 100 मान लिया इसको, 100% के प्रतिशत निकलती है 100 पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराना नहीं है, वहाँ पर आपको साफ साफ वहाँ पे जवाब देना है स्पष्ट रूप से कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 10%। मान लो ठोस पदार्थ 100% दे दे, ऑप्शन में दे दे 40%, 30%, 100%, 90%, 60%, ऑप्शन चेंज कर दे। तो आपको क्या करना है, 10 और 90 करना है, अन्यथा क्या करना है, 5% ठोस में से 5% कार्बनिक पदार्थ है, और 45% क्या निकलता है आपका, खनिज पदार्थ निकलता है। अब आपके सामने यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, ये समस्या आ रही होगी। तो कार्बनिक पदार्थ जीवों, पक्षियों, मतलब जितने भी जीव होते हैं, पेड़ पौधे मान सकते हो आप, जीव जंतु मान सकते हो, तो इनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ ही क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार से खनिज पदार्थ क्या होता है, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मृदा होती है, मृदा किससे बनती है, चट्टानों से बनती है, चट्टानों के अपक्षय से बनती है, चट्टानों के टूटने से बनती है। और चट्टानों के टूटने से जब मृदा बनती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि चट्टानें जो होती है वो खनिज होती है। क्या होती है, खनिज पदार्थ होती है। क्या होती है, खनिज पदार्थ। और खनिज पदार्थ होते हैं, तो खनिज पदार्थ क्या होते हैं, आपके चट्टानों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर रंध्र और रिक्त स्थान होता है, उसमें 50% होता है, 50% में 25% वायु पाई जाती है, और 25% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ये बात अलग है कि यहाँ पर शुष्क मृदाएं हैं, तो वहां पर वायु प्रतिशत कितना होगा, जल प्रतिशत कितना होगा। यदि आपके मान लो आर्द्र मृदाएं हैं, तो वहां पर जल प्रतिशत कम हो जाएगा, जल प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा और वायु प्रतिशत कम हो जाएगा। इसी प्रकार से शुष्क मृदाओं में क्या हो जाएगा, वायु प्रतिशत बढ़ जाएगा और जल प्रतिशत कम हो जाएगा। ये बात अलग है। लेकिन जो निश्चित प्रकार की मृदाएं होती है, मतलब निश्चित नमी की मात्रा, निश्चित जल की मात्रा होती है, तो वो मृदाएं, उन मृदाओं में यहाँ पर 50% होगा ठोस पदार्थ और 50% रिक्त स्थान। ये तो सभी मृदाओं में पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जल में और वायु में प्रतिशतता ऊपर नीचे हो सकती है। ये हो सकता है यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर शुष्क क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वरना जो संतृप्त मृदाएं होती है उनमें फिक्स यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा संगठन कंप्लीट होता है। आपके यहाँ पर आप इस प्रकार पाई चार्ट के आधार पर इसको दर्शा सकते हो। यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगभग इस प्रकार से मृदा है, मृदा 100% है, मृदा 100% में से आप यहाँ पर बांट सकते हो इसको दो भागों में कि 50% रिक्त स्थान और 50% क्या हो जाएगा आपका कौन सा भाग हो जाएगा, 50% ठोस भाग है, और ये मान लो ये ठोस मान लो और ये रिक्त मान लो या रंध्र मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप। इसमें से 25% रिक्त में से 25% वायु हो जाएगा, वायु 25% और 25% क्या हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। ये तो ठीक है। इसके बाद में 5% खनिज पदार्थ हो जाएगा आपका, सॉरी कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ, और 45% क्या हो जाएगा आपका खनिज पदार्थ हो जाएगा। तो पाई चार्ट के आधार पर भी आप बता सकते हो खनिज पदार्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या बता सकते हो, इसको मृदा संगठन को प्रदर्शित कर सकते हो। यदि आपको ये समझ में बेटर आ रहा है तो आप ये बना सकते हो, यदि आपको ये बेटर समझ में आ रहा है तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, तो इस आधार पर आप बनाकर तैयार रखिए। अब हम अगला टॉपिक है मृदा कणाकार। क्या है, मृदा कणाकार है। मृदा कणों का आकार
मर्दा कणाकार। और मर्दा कणाकार के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, गली मोहल्ले में सारी जगह मर्दा कणाकार प्रसिद्ध है। देखो मर्दा संगठन और मर्दा कणाकार में बच्चे आकर फंस जाते हैं। पता सबको रहता है, पता सबको रहता है, लेकिन फंस जाते हैं कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है। मर्दा कणाकार, मर्दा कणाकार कौन सा आकार है? मर्दा कणाकार। तो यहां पर मर्दा संगठन और मर्दा कणाकार। मर्दा संगठन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि संगठन का मतलब होता है कि ये किस किस से मिलकर बनी होती है। ठोस भाग कितना है, द्रव भाग कितना है, इसमें खनिज पदार्थ कौन सा है, कार्बनिक पदार्थ कितना है, ये चीजें तो आपके सामने मैंने बता ही दिया आपको। लेकिन अब है मर्दा कणाकार, मतलब मर्दा के कणों का आकार। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मर्दा के जो कण होते हैं उनका आकार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मर्दा अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे आपके कंकड़ पत्थर, कंकड़े कंकड़े पत्थर, मर्दा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मर्दा का आकार लिख सकते हो। यहाँ पर आप लिख लो पहले कि मर्दा के कणों का आकार, आगे यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा, मर्दा के कणों का आकार, ठीक है। और मर्दा के कणों का जो आकार होता है अंतर्राष्ट्रीय मर्दा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय ठीक है। तो यहां पर मर्दा कणाकार जो होगा वो होगा टाइम सर देख लीजिए आप, टाइम हो गया शायद 36 40 37, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मर्दा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मर्दा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार, ठीक है, मर्दा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मर्दा सोसाइटी है उसके अनुसार यहाँ पर, तो यहाँ पर मर्दा के कणों का आकार हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले है आपके कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर है, ठीक है। और कंकड़ पत्थर का जो व्यास होगा, कणों का जो व्यास होगा वो कितना होगा 0.2 mm, सॉरी 2.0 mm, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंकड़ पत्थर का व्यास होगा कितना होगा 2 mm से अधिक होगा, 2 mm से अधिक होगा। इसके बाद में मोटी बालू, बालू दो प्रकार की होती है, बालू दो प्रकार की होती है। तो मोटी बालू, और मोटी बालू का जो व्यास होगा वो होगा 0.2 से 2 mm तक, 2 mm तक इसका व्यास होगा। इसके बाद में महीन बालू, महीन बालू, और महीन बालू है इसका व्यास होगा कणों का वो होगा यहाँ पर 0.2 mm से लेकर 0.02 mm तक, या फिर आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इसको कि 0.02 mm से लेकर 0.2 mm तक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.02 mm से लेकर 0.02 mm तक हो जाएगा महीन, मोटी। और इसके बाद में सिल्ट, सिल्ट और सिल्ट का हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.002 mm से लेकर 0.02 mm तक सिल्ट का। और क्ले मर्दाएं हो जाएगी आपकी, जो क्ले मर्दा होती है, जो महीन बालू होती, सॉरी महीन मर्दा होती है, उसका आकार हो जाएगा क्ले का यहाँ पर 0.002 mm से कम, mm से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्ले का हो गया। और इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ह्यूमस का आकार। तो ह्यूमस का आकार कितना होता है, ह्यूमस का आकार, और ह्यूमस का जो आकार होता है वो होता है यहाँ पर कम होगा 0.0002 mm से कम। जो आकार होगा वो किसका होगा, ह्यूमस का होगा। किसका होगा रे, ह्यूमस का। तो यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार कंकड़ पत्थर का जो व्यास होगा वो 2 mm होगा। इसके बाद में मोटी बालू का होगा वो हो जाएगा आपका 2 mm से 0.2 mm तक, ठीक है। महीन बालू का हो जाएगा 0.02 mm से लेकर 0.2 mm तक इसका व्यास हो जाएगा। 0.02 mm से 0.2 mm तक इसका व्यास हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला हो जाएगा सिल्ट, सॉरी महीन बालू हो गया, महीन बालू के बाद सिल्ट का हो जाएगा 0.002 mm से लेकर 0.02 mm तक इसका व्यास हो जाएगा, मतलब बढ़ता हुआ क्रम लिख रहे हैं हम। और सिल्ट का हो गया। इसके बाद में क्ले का हो जाएगा 0.02 mm से कम जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा आपका क्ले का हो जाएगा। और यदि हम ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने और गलने के बाद में बना हुआ जो काला काला पदार्थ होता है मृदा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। और ह्यूमस का आकार होगा वो होगा इससे भी कम होगा, मतलब 0.0002 mm से भी कम होगा। तो ये किसके अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान सोसाइटी के अनुसार यहाँ पर ये सर्वमान्य सोसाइटी है और इसके अनुसार मृदा के कणों का आकार इस प्रकार से हो जाएगा। ये सारणी बना सकते हो, मृदा का नाम लिख सकते हो यहाँ पर मृदा, और यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये आपका 6 नंबर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मृदा जो कणों का आकार है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप कमेंट करके बताइए आपके पास जो भी क्वेश्चन है। देखो जो पढ़ता है उसके पास समस्याएं आती है, और समस्याएं आती है तो आप कमेंट किया करो। कमेंट नहीं करते, आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको इस प्रकार की समस्या आ रही है, आप सर इस प्रकार से पढ़ाइए, थोड़ा सा और तरीका चेंज कीजिए। तो आप हमें कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे हम आमने सामने तो है नहीं कि हमें और समझाओ सर, अच्छे से समझाओ, एग्जाम्पल और दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बतानी होगी हमें कमेंट करके, ठीक है। लगातार क्लास लीजिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम मिलते हैं आपसे।